नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में थाईलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी यहां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। थाईलैंड के पीएम से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से थाईलैंड का भारतीय समुदाय उत्साहित। होटल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, लगे भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने किया रामायण आधारित प्रस्तुति का अवलोकन। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की साझा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अगले 3 दिन में मैं थाईलैंड और श्रीलंका में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। इससे इन देशों और बिम्स्टेक के साथ भारत का सहयोग होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रतिबद्धता की दिशा में होगा बड़ा कदम। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं के साथ करेंगे आपसी सहयोग को गति पहुंचाने के तरीकों पर विचार विमर्श। पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल तक रहेंगे श्रीलंका के दौरे पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके की सफल भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से कई उम्मीदें। श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हो सकती है द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा। 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में शिरकत करने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थाईलैंड में। जयशंकर ने की थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस को कहा धन्यवाद। विदेश मंत्री को सार्थक बातचीत की उम्मीद। बिम्स्टेक विदेश मंत्री ने बैंकॉक में 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ से जुड़े दोनों विधेयक। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 1 बजे शुरू हो सकती है विधेयकों पर चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए राज्यसभा में 8 घंटे का समय तय। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल भी होंगे चर्चा में शामिल। विधेयक पर बोलने के लिए कांग्रेस को मिला 45 मिनट का समय। इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी होंगे चर्चा में शामिल। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव लेंगे बहस में भाग। वक्फ संबंधी दोनों विधेयक कल देर रात करीब 10.5 घंटे से अधिक की चर्चा के बाद हुए लोकसभा से पारित। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया स्वागत। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह संविधान की सुरक्षा की जीत। लोकसभा की आज की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध, साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए कई अहम सवाल। लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विद्युत और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछे गए अहम सवाल। संबंधित मंत्रियों ने दिए सांसदों के प्रश्नों के उत्तर। लोकसभा की कार्यसूची में तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 और वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किया जाना सूचीबद्ध। राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित वैधानिक प्रस्ताव होगा पेश। लोकसभा से देर रात पहले ही पारित हो चुका है प्रस्ताव। संसद भवन स्थित संविधान सदन में कांग्रेस संसदीय दल की हुई बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई नेता हुए शामिल। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित। कल फिर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट का जजों की संपत्ति से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव पारित। पदभार ग्रहण करने के बाद संपत्ति में महत्वपूर्ण चीज जुड़ने पर सीजेआई को देना होगी सूचना।
सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सभी जजों ने सर्वसम्मति से किया पारित। प्रस्ताव में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई घोषणाएं भी शामिल। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर स्वैच्छिक आधार पर की जाएगी संपत्ति की घोषणा। अब तक सीजेआई समेत 30 जजों ने सौंपा है अपनी संपत्ति का ब्यौरा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर किया जाएगा विचार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती। एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर की क्रिटिकल केयर यूनिट में हो रहा है इलाज। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राज्य में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता का हो रहा है प्रदर्शन। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया एकीकृत पेंशन पुस्तिका का विमोचन। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पेंशन का सुरक्षा कवच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट अपनी भारत यात्रा के दौरान आज रहेंगे मुंबई में। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का आज तीसरा दिन। म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी। मांडले के सीएम ने भारतीय सेना अस्पताल का किया दौरा। भारतीय चिकित्सा दल के सभी प्रयासों के ज्ञापित किया धन्यवाद। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कल रात हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर और तिरुपुर समेत कई जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देश के उत्तरी इलाकों में भी मौसम के बदलने की संभावना। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान। लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि के छठे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मां दुर्गा का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नया संकल्प लेकर आता है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। दिल्ली के छतरपुर में सुबह की आरती में भारी संख्या में भक्तजन शामिल हुए और माता का आशीर्वाद लिया। भारतीय वायुसेना का आईएएफ जगुआर 2 सीटर विमान रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक पायलट की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का जामनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पोस्ट में लिखा कि आईएएफ को जानमाल के नुकसान पर गहरा अफसोस। आईएएफ शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ा। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के श्री गवेरपुर में आयोजित होने वाले निषाद राज की जयंती कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा और इस दौरान वहां पर आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। भारतीय शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ 76,127, वहीं निफ्टी 133 अंक गिरकर 23,199 पर कर रहा है कारोबार। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हुआ इजाफा। वित्त वर्ष 2024 से 25 में देश में 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की हुई बिक्री। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में कुल 11,49,334 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे गए। ये वित्त वर्ष 2023 से 24 में बेची गई 9,48,561 यूनिट्स की तुलना में 21% ज्यादा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति दी। सरकार ने एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति को दी मंजूरी। देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च 2025 में बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची। बेहतर मांग के बीच कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण एचएसबीसी इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक मार्च में 58.1 पर पहुंचा।
एयर इंडिया को भारी नवीनीकरण के बाद पहला बोइंग 777-300ER विमान प्राप्त हुआ। कंपनी ने बताया कि शेष 12 विमानों का नवीनीकरण वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्ल्ड लाइन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी छमाही में यूपीआई लेन-देन की संख्या सालाना आधार पर 42% बढ़कर 93.323 अरब पहुंची। पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च तिमाही में 13.6% की ऋण वृद्धि दर्ज की है और इस दौरान उसका ऋण बढ़कर 11.17 लाख करोड़ रुपए हुआ। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी कारों के दामों में 8 अप्रैल से 2,500 से लेकर 62,000 रुपए तक का करने जा रही है इजाफा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। टैरिफ का स्तर कई अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार के बाद गिरावट आई और मार्केट क्रैश हो गया। S&P 500 वायदा बाजार पूंजीकरण में प्रति मिनट लगभग 125 बिलियन डॉलर की गिरावट नजर आई है और इस वजह से S&P 500 ने 20 मिनट से भी कम समय में मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन गंवा दिए। ट्रंप की घोषणाओं के बाद डो फ्यूचर्स में करीब 1100 अंकों की गिरावट आई है। वहीं एशियाई बाजारों में भी उथल-पुथल का माहौल नजर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% रियायती टैक्स लगाने की घोषणा की और वहीं ट्रंप ने कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49% और चीन से आयात होने वाले सामान पर 34% शुल्क लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने वियतनाम से होने वाले आयात पर 46%, श्रीलंका पर 44%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29%, जापान पर 24%, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, इंडोनेशिया पर 32%, सिंगापुर पर 10%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि ऑटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल पर नया टैरिफ आज से और ऑटो पार्ट पर 3 मई से प्रभावी होगा। जवाबी करों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा है कि हमारे देश को अन्य देशों की तरफ से लूटा गया है। वहीं अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ लगाने के बाद कहा है कि इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को फिर से हम समृद्ध बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन पर रूस के युद्ध को रोक देंगे। उन्होंने कहा है कि ये एक निरर्थक युद्ध है और अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होता। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर तुर्की सरकार ने लगाया जुर्माना। मेटा पर यह जुर्माना सरकार की तरफ से कुछ कंटेंट ब्लॉक न करने पर लगा। मेटा का कहना है कि उसने रेसेप तैयब एर्दोगान सरकार के फेसबुक और इंस्टाग्राम से कुछ पोस्ट हटाने की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि यह पोस्ट जनता के लिए अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इजराइल गाजा के क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का लक्ष्य हमास को कुचलने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद गाजा पट्टी पर खुला लेकिन अनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि गाजा पट्टी में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से इजराइल अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ब्रुसेल्स में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ज्वाइंट बेस एंड्रूज से हुए रवाना। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इस बैठक में रक्षा निवेश और यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के सहित सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट की अवहेलना करते हुए हंगरी की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। आईसीसी ने नवंबर में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगे हैं। और वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से मांग की है कि अगर नेतन्याहू वहां आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को सौंपा जाए।
इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का 15वां मैच कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल के 14वें मुकाबले में बुधवार को गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने 8 विकेट पर 169 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात टाइटंस ने केवल 2 विकेट खोकर आसानी से 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025 के लिए सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस साल भारत दौरे पर आएंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं और उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती T20 गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वरुण चक्रवर्ती 706 रेटिंग अंक के साथ न्यूजीलैंड के जेकब डफी और वेस्टइंडीज के अकील हुसैन से पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मंजूरी मिल गई है और वो रिकवरी के बाद विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी पूर्णकालिक नेतृत्व भूमिका फिर से संभालेंगे। संजू सैमसन ने अब तक टूर्नामेंट में एकमात्र बल्लेबाज के रूप में खेला है जिसमें रियान पराग फ्रेंचाइजी की अगुवाई कर रहे हैं। बार्सिलोना ने कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बना ली है। कोपा डेल रे दूसरे सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर 5-4 के कुल स्कोर से जीत हासिल की। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोपा डेल रे के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना का सामना अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीजन के पहले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन की स्पर्धाएं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शुरू होने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के मुकाबले आज से शुरू होंगे जिसमें पुरुष पिस्टल और पुरुष एवं महिला स्कीट शूटर्स सबसे पहले निशाना साधेंगे। जमशेदपुर एफसी आज शाम इंडियन सुपर लीग के दूसरे सेमीफाइनल के पहले चरण के मुकाबले में मोहन बागान सुपर जायंट से भिड़ेगी। भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस ने अपने 23वें संस्करण की फिल्मों की सूची जारी की है और इस साल यह आयोजन 6 से 10 मई तक लैंडमार्क थिएटर्स, सनसेट और WGA थिएटर में होगा। IFFLA की शुरुआत वर्षा भरत की पहली फिल्म बैंड गर्ल से होगी और समापन लॉरेंस वैलेंट की डेब्यू फिल्म लिटिल जाफना से होगा। इस बार फेस्टिवल में 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म आशिकी 3 की टीम ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से मुलाकात की। कार्तिक आर्यन, श्रीलीला और अनुराग बसु ने शूटिंग के दौरान राज्य से मिले सहयोग के लिए जताया आभार। कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो से बाहर हुई अभिनेत्री श्रीलीला, वहीं ये रोल अब रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी को मिला। रिलीज के चौथे दिन फिल्म सिकंदर ने महज 6.52 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 81.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला तमिल डायरेक्टर रंजीत की नई फिल्म में नजर आएंगी और इस फिल्म में दिनेश मुख्य अभिनेता होंगे और आर्या विलन का किरदार निभाएंगे।
जलियांवाला बाग में हुए भयानक नरसंहार पर आधारित फिल्म केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर जो है वो आज होगा रिलीज और फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा पार्ट 1 2 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कांतारा चैप्टर 1 2022 में आई फिल्म कांतारा का सीक्वल है। रानिया राव और सोना तस्करी मामले में तीसरे आरोपी साहिल जैन को विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अभिनेता विजय राज दर्जी कन्हैया लाल की क्रूर हत्या पर आधारित फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स टेलर मर्डर स्टोरी का पहला पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत से पहले यूएसए में रिलीज होगी अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली। वहीं 9 अप्रैल को यूएसए में ही होगा फिल्म का प्रीमियर। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का दूसरा भाग यानी भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को होगी रिलीज। दिनेश विजन इस फिल्म के निर्माता होंगे। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा की रिलीज डेट हुई लॉक। फिल्म अगले साल 13 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 8 अप्रैल को थिएटर में फिर से होगी रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से होगी रिलीज। बैटमैन की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड अभिनेता वैल किल्मर ने 65 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। निमोनिया के कारण हुआ निधन। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।